गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज हम 17 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पंकज सर कुछ फैमिली फंक्शन में बिजी हैं, इसलिए आज का करंट अफेयर मैं लेने वाला हूं। कल से फिर आपको पंकज सर डेली करंट अफेयर लेते हुए दिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 76th एमी अवार्ड्स प्रदान किए गए। एमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? ये अवार्ड्स टेलीविजन उद्योग यानी कि टेलीविजन इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहले एमी अवार्ड्स 1949 में दिए गए थे। ये अमेरिका में दिए जाते हैं। एमी अवार्ड्स मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। इस समय जो हम एमी अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, ये हैं प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। इसके अलावा हमको इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, सेकंड एमी अवार्ड्स होते हैं जहाँ पर डे टाइम, स्पोर्ट्स, न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभी जो यहाँ पर एमी अवार्ड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्राइम टाइम कैटेगरी में। तो आइए इस साल के विनर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइम टाइम कैटेगरी होती है, इसके अंतर्गत 3 कैटेगरीज मुख्य होती हैं। पहली है ड्रामा सीरीज़, दूसरी कॉमेडी सीरीज़ और तीसरी लिमिटेड सीरीज़ या फिर एंथोलॉजी सीरीज़। लिमिटेड सीरीज़ या एंथोलॉजी सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती हैं जिनमें हर एपिसोड एक नई कहानी बोलता है या फिर हर सीज़न एक नई कहानी बोलता है। इसमें 2 एपिसोड्स या 2 सीजन्स के बीच में कुछ खास लिंक नहीं होता। चलिए विनर्स को देख लेते हैं। ड्रामा सीरीज़ की बात करें तो ड्रामा सीरीज़ में अमेरिका की ड्रामा सीरीज शोगुन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। लीड एक्टर का पुरस्कार और लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार भी शोगुन सीरीज के ही एक्टर एक्ट्रेसेस को मिला है। एक्टर है यहाँ पर हिरोयुकी सनाडा और एक्ट्रेस है यहाँ पर एना सवाई। अब देखते हैं कॉमेडी सीरीज को। बेस्ट कॉमेडी सीरीज के विनर हैं हैक्स। लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज में जेरमी एलन वाइट द बियर के लिए और लीड एक्ट्रेस है यहाँ पर जीन स्मार्ट हैक्स के लिए। लिमिटेड सीरीज की बात करें तो विनर है बेबी रेंडियर। लीड एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज में है रिचर्ड गैड और लीड एक्ट्रेस हैं जॉडी फॉस्टर ट्रू डिटेक्टिव के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य विनर हैं इस साल के एमी अवार्ड्स के। काफ़ी चर्चित अवार्ड हैं, यहाँ से डेफिनेटली हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? हाल ही में प्रशांत महासागर से सुपर टाइफून यागी शुरू हुआ, जिससे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार आदि देश प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको वियतनाम में देखने को मिलता है, जहां पर इस टाइफून के कारण लगभग 60 लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत सरकार ने यहां पर इन देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव को शुरू किया है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन सद्भाव। ये भारत की तरफ से एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, जहां पर हम मानवीय आधार पर खाना और राहत सामग्री इन देशों को प्रदान करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुपर टाइफून यागी की। यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि इसके आगे सुपर टाइफून क्यों लिखा है। तो जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं यानी कि चक्रवात होते हैं, उनको उनकी स्पीड के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जब भी किसी चक्रवात की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से कम रहती है तो उसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल जाता है जब उसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है और उसकी स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर से कम रहती है। जैसे ही उसकी स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर से बढ़ती है तो उसको हरिकेन, टाइफून या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में या फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में डाला जाता है। और जब साइक्लोन की स्पीड 241 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाए तो उसको सुपर टाइफून कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग नाम से ट्रॉपिकल साइक्लोन को बुलाया जाता है। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि हरिकेन शब्द का उपयोग नॉर्थ अटलांटिक और ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो चक्रवात आते हैं उनके लिए किया जाता है। चक्रवात यानी कि साइक्लोन, ये नाम हमको वेस्ट, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। टाइफून जो नाम है ये हमको वेस्ट, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, फिलीपींस, जापान और चाइना के आसपास वाले इलाकों में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ये जो शब्द हैं इस तरह से उपयोग किए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि भारत सरकार ने सुपर टाइफून यागी से जो देश प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। इस पूरे सहायता में हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा लगभग $1 मिलियन खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आइए देख लेते हैं आज का ऑफर ऑफ द डे। आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको एसएससी की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। एसएससी से संबंधित रूट एप्लीकेशन पर 3 टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती हैं, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और हाल ही में फ्रेंड्स जो एग्जाम आ रहा है जीडी के लिए। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न को समझते हुए इन टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया है, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है और एग्जाम से पहले किस तरह से आपकी प्रिपरेशन हो रही है
उसको जानने का, समझने का मौका मिलता है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें रूट एप्लीकेशन, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको ये सभी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जा रही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता? डायमंड लीग फ्रेंड्स एक वार्षिक एथलेटिक कंपटीशन है। हर साल यहाँ पर हम देखते हैं कि डायमंड लीग के कंपटीशन होते हैं और डायमंड लीग का जो आयोजन है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स कराता है। इसका आयोजन फ्रेंड्स मुख्यतः ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के जो कंपटीशन होते हैं उसके लिए कराया जाता है। डायमंड लीग 2024 का जो फाइनल है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स स्थित किंग बोडैम स्टेडियम में खेला गया। इस लीग में हम देखते हैं कि भारत की तरफ से 2 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट किया और अविनाश साल्वे ने 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में भाग लिया। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर का भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के हाथ से बहुत ही कम अंतर से गोल्ड मेडल छूट गया। जेवलिन थ्रो कंपटीशन में ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.87 जेवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तो बहुत ही कम अंतर से यहाँ पर नीरज चोपड़ा के हाथ से गोल्ड मेडल छूट गया। नीरज चोपड़ा फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि भारत के गोल्डन बॉय हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था और पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। फ्रेंड्स, ये हरियाणा राज्य से आते हैं और इनको 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में खेल रत्न अवार्ड और 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। नीरज चोपड़ा पर और डायमंड लीग पर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। SSC CHSL में 2022 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमंड लीग्स फाइनल्स में जेवलिन थ्रो का टाइटल पहली बार किस भारतीय ने जीता? उसका आंसर फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा ही था। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो जो भी जानकारी यहाँ पर हमने डिस्कस करी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि गुजरात में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर को गुजरात राज्य में पहली देश की वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस की शुरुआत की। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। ये जो ट्रेन है वो भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच चलेगी। फ्रेंड्स, वंदे मेट्रो की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में की गई है। वंदे भारत ट्रेन फ्रेंड्स पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में थी। इस ट्रेन का पूरा नाम ट्रेन 18 है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी खासियत ये है कि ये एक इंजन लेस ट्रेन है। इस ट्रेन को पूरी तरह भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, यानी कि इसकी डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की गई है। इस टॉपिक पर एग्जाम्स में फ्रेंड्स क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किसके बीच चलती है? तो फ्रेंड्स, भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी उसका लॉन्च 15 फरवरी 2019 में किया गया था और वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि नमो भारत रैपिड रेल भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच चलेगी। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 16 सितंबर को गुजरात राज्य में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे भारत के फेमस इंजीनियर, स्कॉलर और पॉलिटिशियन डॉक्टर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। उनकी याद में फ्रेंड्स हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 1968 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। समाज और राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों का जो योगदान है उसके सम्मान में इस डे को मनाया जाता है। 2024 में नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 कर्नाटका राज्य में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें याद रखा जाता है। भारतीय अभियंता उद्योग में उनके योगदान के लिए 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने 1955 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो उसका आंसर आप सबको पता ही है, किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसकी थीम है मिशन 500 गीगावाट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया।
इसका आयोजन हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा किया जा रहा था। इसकी थीम है मिशन 500 गीगावाट्स। बेसिकली ये जो थीम है इस बात को दर्शाती है कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट लेकर चल रहा है और इसको अचीव करना चाहता है। इस समिट का गुजरात मेजबान राज्य था। साथ में फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने भी यहाँ पर भाग लिया एज अ पार्टिसिपेट नेशन। उद्देश्य फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं यहाँ पर यही है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना और जो नई टेक्नोलॉजी है उसका विकास करना। अगर हम बात करें कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो इन्वेस्ट की शुरुआत कब हुई, तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका आयोजन हर बार हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कराता है। इस पर भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय द्वारा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर इनिशिएटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने की है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। पीयूष गोयल जी जो कि यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी कि भास्कर इनिशिएटिव की शुरुआत। ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड द्वारा विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर हम देखेंगे कि स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उनके मध्य एक सेंट्रल हब बनाया जाएगा, एक केंद्र बनाया जाएगा, ताकि सब लोग मिलकर काम कर सकें। भास्कर प्लेटफॉर्म की अगर मुख्य स्पेशलिटीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर हमको डिजिटल रजिस्ट्री देखने को मिलेगी, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन का यहाँ पर लोगों को मौका मिलेगा, नेटवर्क बनेगा, लोग सहयोग कर सकेंगे। साथ में यहाँ पर जो हमारे संसाधन हैं उनको आसानी से लोग एक्सेस कर सकेंगे, उन तक लोगों तक संसाधन आसानी से पहुँच पाएंगे। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर सबको अपनी एक व्यक्तिगत पहचान भी मिलेगी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिसर्च वर्क होता है, डिस्कवरी करना होता है, चीज़ों की ढूंढना होता है, उसको वो करने में भी यहाँ पर आसानी होगी। यहाँ पर बेसिकली भास्कर ये चाहता है कि इंडिया के जो ब्रांड्स हैं वो ग्लोबल बने, सपोर्टिंग इंडियाज़ ग्लोबल ब्रांड, ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये सब विशेषताएं हैं जो हमको भास्कर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो भास्कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है, अच्छी पहल है। इसकी शुरुआत की गई है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस वैक्सीन का नाम है MVA-BN वैक्सीन, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ए। एमपॉक्स फ्रेंड्स जिसको मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम एमपॉक्स कर दिया गया है। ये एक वायरल बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। ये वायरस पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स होता है, उसी फैमिली से ये वायरस भी आता है। इस बीमारी में हम देखते हैं कि शरीर पर दाने या रैशेस हो जाते हैं। ये बीमारी 2024 में अफ्रीकी देशों में तेज़ी से फैल रही है, जिसके बाद 14 अगस्त 2024 को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। अफ्रीका के बाद हम देखते हैं कि ये बीमारी अन्य देशों तक, अन्य कॉन्टिनेंट्स तक भी फैल रही है, इसलिए फ्रेंड्स ये एक चिंता का विषय है। एमपॉक्स का यहाँ पर प्रभाव रोकने के लिए ही WHO ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, MVA-BN वैक्सीन, यानी कि मॉडिफाइड वैक्सीना एनकारा बावेरियन नॉर्डिक। ये वैक्सीन है, इसको यूरोपियन कंपनी बावेरियन नॉर्डिक ने तैयार किया है। इस वैक्सीन को 2 डोज में दिया जाएगा। 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एमपॉक्स के लिए वैक्सीन इस वक्त आ चुकी है जिसका नाम है MVA-BN। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल अब तक सबसे लंबा रहा है? दिल्ली का CM ऑफिस हमेशा न्यूज़ में रहता है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शायद इस्तीफा देने वाले हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सोचा कि इस क्वेश्चन को लिया जाए। पूछा यह गया है कि अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है दिल्ली में? तो फ्रेंड्स सबसे लंबे समय तक दिल्ली की CM शीला दीक्षित रही हैं। शीला दीक्षित जी 15 साल 25 दिनों तक दिल्ली की CM रही। अरविंद केजरीवाल फ्रेंड्स दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री थे जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। वो पहली बार 28 दिसंबर 2013 में मुख्यमंत्री बने थे। अरविंद केजरीवाल को भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात पर भी गौर करिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो फ्रेंड्स दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि 17 मार्च 1952 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो फ्रेंड्स सुषमा स्वराज जी 12 अक्टूबर 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को पूरे 9 साल हो चुके हैं।
इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2015 में की गई थी। ये जो योजना है वो बेसिकली खनन में जो हमारे मजदूर और जो लोग प्रभावित होते हैं उनके कल्याण के लिए बनाई गई है। यहाँ पर माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में विकास हो, कल्याण हो, उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, बेसिकली राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जो मौजूदा योजनाएं होती हैं उनको और मजबूत बनाकर आगे बढ़ाती है। खनन के दौरान हम देखते हैं कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की सामाजिक आर्थिक जो जीवन होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए ही ये योजना आगे बढ़ाई गई है। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रहता है टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लंबे समय तक, दीर्घकाल तक जो आजीविका है वो सुरक्षित रहे। उसी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस योजना को आगे बढ़ाया गया है। इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत 46,000 प्रोजेक्ट्स बनाए गए। लगभग 9,000 करोड़ तक यहाँ पर सरकार ने खर्च किया स्वच्छ पानी के लिए, और यहाँ पर एजुकेशन के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार ने लगातार यहाँ पर कदम उठाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसको पूरे 9 साल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज के सभी डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है कल के डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं 16 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद जी को एसएसबी का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अब पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर परीक्षण किया। जोरावर क्या है? तो फ्रेंड्स जोरावर एक लाइट टैंक है, इसका टेस्ट DRDO ने हाल ही में किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन रूस यानी कि रशिया में किया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका आयोजन फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा किया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज काकाडू 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? इस अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। एट्थ क्वेश्चन है, फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? अल्जीरिया फ्रेंड्स हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में करम पूजा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स करम पूजा उत्सव जो है हमको मुख्य रूप से झारखंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने 16 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का पहला क्वेश्चन था, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो फ्रेंड्स भारत पदक तालिका में 18th पोजीशन पर रहा है, 18वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन था, यूएस ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? हाल ही में जो यूएस ओपन कंप्लीट हुआ है इसके विनर मेंस सिंगल्स में यानिक सिनर थे। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, यानिक सिनर। थर्ड क्वेश्चन था, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन फ्रेंड्स यूपी के लखनऊ में किया गया और अध्यक्ष थे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा के बारे में बात करता है? तीसरा क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत किस साल की गई? आजकल दिलीप ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं, इसलिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म होता है हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन। आज हमने 17 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।